हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं और कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और फिर हम नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानना है। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम। और इसमें हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे कि विभिन्न तरह के नंबर्स कौन कौन से होते हैं और उसको किस तरह से उसकी परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स क्या होती है। तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या सरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती कैसे हम लोग शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, यानी कि एक से लेकर के अनंत तक की जो भी संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। चलिए अगली संख्या है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्या का समुच्चय बनता है। समुच्चय का मतलब हुआ गुच्छा या सेट। यानी अगर आप प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर 1 से शुरू है, अगर उसमें आप जीरो भी मिला दें यानी जीरो से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हो जाएंगी, इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो हमें ध्यान यह रखना है कि शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, वह पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन में आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है तो 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो 0। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला है टॉपिक हमारा कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं यानी इवन नंबर्स। तो वह प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाज्य हो, यानी जिसमें 2 से भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो वो सम संख्या होती है। जैसे 2 4 6 8 इत्यादि। अब है विषम संख्या या ऑड नंबर्स। तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 3 5 7 इत्यादि। यानी कि सम संख्या को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो वो पूरी तरह से 2 से कट जाएगा, और विषम संख्या में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो उसमें शेषफल 1 आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपने 5 में 2 से भाग किया तो 2 बार में अगर आप करेंगे तो 4 होगा और 1 यहाँ पे बच रहा है, यानी कि यह पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह 5 जो है वो एक विषम संख्या है। 1 3 5 7 इत्यादि विषम संख्या है। अगला हमारा है कि रूढ़ या भाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं। एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो वो रूढ़ संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कौन सी है, तो वो 2 है, क्योंकि 2 में या तो 1 से भाग लगेगा या 2 से लगेगा, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह से अगर आप 7 को देखें तो 7 में या तो 1 से भाग लग सकता है, 1 से 7 बार में कट जाएगा 7, या फिर 7 से वो 1 बार में कटेगा। इस तरह से केवल 2 ही इसका आंसर हो सकता है, तो या तो 1 से भाग लगे या स्वयं से लगे। लेकिन अगर आप 4 को देखें अगर, तो 4 में 1 से भी भाग लग सकता है, 4 बार में कट जाएगा ये। 4 में आप 2 से भी भाग लगा सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा। और इसी तरह से 4 में 4 से भी लगेगा, यानी कि 4 में 1 से 2 से और 4 से 3 संख्या से भाग लग रहा है, तो यह भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स नहीं होगा। अगला है यौगिक या भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। आपको यहाँ इंग्लिश ध्यान रखना होगा थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा गलत है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगता है। और यौगिक या भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं जो एक या स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, जैसे
4, 6, 8, 9 इत्यादि। अगर आप 9 को देखेंगे यहाँ तो 9 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा। उसी तरह से 10 में 1 से, 2 से, 5 से और 10 से भाग लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सब जो है वो यौगिक या भाज्य संख्या है, जबकि 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या है। रूढ़ या अभाज्य संख्या यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ अभाज्य होना चाहिए। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। अब है असहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। वे दो प्राकृतिक संख्या जिनका महत्तम समापवर्त्य 1 हो तो वो असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 और 9। 4 और 9 का अगर आप HCF निकालेंगे, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो वो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। अब है कि अत्रिभाज्य संख्याएं कौन सी है, यानी कि प्राइम ट्रिपलेट नंबर्स कौन कौन से हैं। वे 3 प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 8, 9 तथा 25। तो यानी कि 8, 9 और 25 का अगर आप HCF निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे, तो वो 1 ही आएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्याएं जो PYQ के रूप में होती है और Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जब एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं और वह लघुत्तम रूप में होता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कोई भी संख्या जैसे 2 है तो इसे हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बट्टा में 1 तो रहता ही है, क्योंकि 1 से अगर हम 2 में भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और नीचे अगर हम शून्य क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे P और ये हो गया Q। तो ऐसी संख्या जो PYQ के रूप में हो और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो इसका हर है वह 0 नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 0 से अगर किसी चीज़ में भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है। इसी कारण से Q जो है वो नीचे वाला जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो भी संख्याएं होंगी जो PYQ के रूप में होगी वो परिमेय संख्या होती हैं। पूर्णांकों और भिन्नों को एकत्रित करने पर परिमेय संख्या का समुच्चय बनता है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्या में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं। उसमें पूर्ण संख्या शामिल हो सकता है, प्राकृत संख्या शामिल हो सकता है, भिन्न शामिल हो सकता है, पूर्णांक शामिल हो सकता है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा संख्या शामिल है। अब है कि अपरिमेय संख्या कौन होता है। तो वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ज़्यादातर जो रूट के अंदर संख्या दिया हो और उसको पूरी तरह से मान जिसका नहीं निकलता है ना, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर यहाँ लिखा रहे √4, तो ये आपको अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, और जानते हैं कि रूट के अंदर अगर 2 चीज़ रहता है तो 1 बाहर आ जाता है, तो 4 का यहाँ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ √3 है तो आप जानते हैं कि √3 का पूरी तरह से आप वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं निकलता है, तो इस तरह से यहाँ ये अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या जो होती है वह नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। अगर इसको आप दशमलव के रूप में बदलेंगे तो न तो यह एक चीज़ को रिपीट करेगा और न ही इसका कोई अंत होगा, यानी इसका दशमलव चलते रहेगा। जैसे इसको यहाँ आप देखिए, अगर आप इसको भाग करेंगे तो मान लीजिए 1.72135 ऐसे ये चलता रहेगा आगे तक, रिपीट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि 1.777 ऐसे आ रहा है बार बार, ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह से आए तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। अगर दशमलव के रूप में बदलने पर कोई संख्या रिपीटिंग हो जाता है, यानी कि आवर्त रूप में आ जाता है, तो वो परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन अगर वह अनावर्त हो तो वो और
उसका कोई टर्मिनेटिंग नहीं हो, अगर वो अनंत काल तक उसका आता है, यानी नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होते हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे हम लोग अगर संख्या रेखा खींचते हैं तो बीच में शून्य डालते हैं और इधर 1 2 3 ऐसे डालते ना प्लस में, तो और इधर जो होता है वो माइनस में। तो शून्य से जो बाईं तरफ होते हैं वो सभी को ऋणात्मक कहते हैं, और शून्य से दाईं तरफ जो भी लिखा जाता है वो सब धनात्मक होते हैं। अब है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देने से वास्तविक संख्याओं का परिवार मिलता है। तो इस तरह से वास्तविक संख्या के अंदर आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी आ जाते हैं। अब है कि अवास्तविक संख्या कौन सा हुआ। तो रूट के अंदर अगर हम -3 लिख दें तो ये न तो परिमेय होगा न अपरिमेय होगा, न यह प्राकृत संख्या है न पूर्ण संख्या है। तो इसे हम लोग अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्योंकि किसी भी दो संख्या को अगर आप माइनस को गुना करेंगे तो उसका आंसर प्लस में आता है, जबकि यहाँ पर ये माइनस है, तो ये ऐसा संभव नहीं है। तो इसे हम लोग अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये तो था कुछ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट। जैसे यहाँ है कि जोड़ का प्रतिलोम अवयव कौन सा होगा। तो जैसे अगर कोई लिखा है +2 तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो -2 हो जाएगा। उसी तरह से है कि गुना का क्या होगा। तो गुना का अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2 तो इसका हो जाएगा 1/2। अब चलिए हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि इस तरह से कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसा पहला हमारा प्रश्न है आज का, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 24 है। तो आपको इसका आसान तरीका है कि आप पहले एक संख्या मान ले। तो जैसे यहाँ एक संख्या x लिया गया है, अब उसका 1/3 जैसे x का 1/3 यानी 1/3, और फिर उसका कहता है 1/4 यानी 1/4, और वो बराबर कितने का है, तो बराबर है वो 24 के। तो अगर आपको x निकालना तो जो भी इधर बट्टा में रहता है वो बराबर के उधर आने पे गुना में हो जाता है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो x बराबर हो जाएगा 24 × 3 × 4 यानी 288। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई चीज़ बराबर के इधर, जैसे मान लीजिए 1/3 x लिखा हुआ है और बराबर यहाँ पर 2 है, तो इसे हम x बराबर अगर लिखना चाहें तो 2 × 3 लिख सकते हैं। क्योंकि कोई चीज़ अगर इधर बाई में है यानी बट्टा में है तो इधर आके गुना में, यानी जो भाग में होता है वो गुना में चला जाता है बराबर के उस पार जाने पर, यानी कि इस 3 को हम इधर लाएंगे तो ये भाग में है तो गुना में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बदलाव हो जाता है और जो गुना में है वो भाग में आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 288। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। तो देखिए पहले उसका 2/7वां भाग यानी x मान लेते हैं संख्या को, और उसका 2/7, तो x का मतलब गुना, और 2/7वां भाग 2/7 और है कितना 18, और यहाँ क्या करना होगा, 7 यहाँ भाग में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, और जो ऊपर गुना में है वो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्रम बदल जाएगा, यानी 7 ऊपर और 2 नीचे उलट के हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 18 × 7/2, और फिर उसका कह रहा है कि 1/3 यानी जो संख्या आएगा 63 आया उसका 1/3 तो 21। इसी तरह से अगला प्रश्न है 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। तो देखिए 96 का 1/4 और 54 के 2/3,
तो 54 का 2/3 यानी 2/3, और 96 का 1/4 यानी 1/4 से कितना कम है तो दोनों को घटाएंगे। 36 24 से कितना कम है तो 12। तो इसको भाषा को समझ के ना हल करने पर ये आसान हो जाता है। इसी तरह से अगला हमारा प्रश्न आता है कि एक बच्चे ने किसी संख्या में 25 से गुना करने के लिए कहा गया। एक बच्चे से यह कहा गया कि किसी संख्या में 25 से गुना करना है। उसने उस संख्या में 52 से गुना कर दिया। यानी बच्चे ने गलती से 2 5 के बदले 5 2 से गुना कर दिया, जिससे उसका उत्तर 324 अधिक आ गया। अब बताया कि उसे किस संख्या से गुना करने के लिए कहा गया था, यानी किस संख्या में उसे गुना करना था। तो अब हम मान लेते हैं कि वो संख्या x था। तो उसने किया क्या, x में 52 से गुना कर दिया, जबकि उसको करना कितना था, 25 में x से गुना करना था, यानी x में 25 से गुना करना था। और दोनों का अंतर कितना है, 2 है 27, सॉरी दोनों का अंतर है 324, तो बराबर 324। और यहाँ आप जानते हैं 52 में से 25 घटाएंगे तो 27x। इस तरह से x हमारा 12 आ गया। तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा मैथ को, धीरे धीरे समझ करके अगर आप बनाएंगे तो आसान रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 72 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कि कोई संख्या हमारा x है, उसके वर्ग से, यानी कि x का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग x²। तो किसी संख्या को उसके वर्ग से घटाना है, तो वर्ग में से उस संख्या को घटा दिए तो कितना आता है, तो बराबर आता है हमारा 72। तो अब देखिए दोनों x है तो x को कॉमन ले लिए तो x - 1, और इधर हो गया 9 × 8। तो देखिए x में से 1 घटाने पर यहाँ 8 बच रहा है और इधर 9 है, तो x हमारा कितना होगा, 9 होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि x से 1 कम है, और इधर x गुने x - 1 यानी 9 × 8, 72 को हम लिख सकते हैं 9 × 8 भी। तो x हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को आप अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर x हमारा 9 आ जाएगा और x - 1 हमारा 8 आ जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो तो वह संख्या क्या है। तो अब पहले तो हम लोग मान लेंगे कि शुरू में वो संख्या x है। अब उसका 40%, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, बट्टे 100। तो जैसे x का 40% यानी 40/100, और फिर उसका कहा जा रहा है कि उसका 16%, तो फिर गुने 16/100, और बराबर में क्या है, तो वो 8 है। ठीक है, तो बराबर में 8 है, यहाँ गलत प्रिंट है, यहाँ 8 हो जाएगा, बराबर 8 है। तो हमारा x निकालना है। तो अब यहाँ हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, जैसे 0 से 0 कट गया, और यहाँ हम इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2/5, तो यहाँ हो गया 4/25। जैसे 4 चौका 16 और 25 चौका 100। अगर इसको आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16 और 25 चौका 100, और यहाँ 0 से 0 कट, यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 5 दूना 10। तो इस तरह से 2/5 और 4/25 आ रहा है, बराबर 8। तो एक अब आपको यहाँ पता है कि जो चीज़ इधर बाई में रहता है वो इधर आके गुना में हो जाता है। तो यह क्या होगा, 8 5 यहाँ गुना में हो जाएगा, 25 गुना में, और 2 और 4 बट्टा में आ जाएंगे इधर। तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 125। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 100 तथा अंतर 37 हो तो दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो अब मान लीजिए कि दो संख्याएं क्रमशः x और y है, तो दोनों का योग तो x + y = 100 और अंतर x - y 37। तो अब कह रहा है कि दोनों के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो दोनों का वर्ग क्या करेंगे, तो x का वर्ग हो जाएगा x² और y का वर्ग हो जाएगा y², और दोनों का अंतर यानी कि घटाना है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है,
तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है। तो यहाँ पर आपको पता है कि x प्लस वाई कितना है 100 है और x माइनस वाई 37 है, और दोनों को गुना करने पर कितना होगा तो 3700। ये फॉर्मूला होता है, आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला है। तो इसी आधार पे यहाँ बैठाएगा, और ऊपर वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 100, तो वहाँ 100 डाल दिए, और जहाँ एक्स माइनस वाई 37 है वहाँ 37 डाल दिए। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 तथा इनके अंतर का वर्ग 36 हो, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब दो संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है, वर्गों का योग 68 है, तो दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 तथा इनके अंतर का वर्ग 36 है। अब पहले तो संख्या ले लेते हैं एक्स और वाई, और देखिए जैसे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो 36 दिया हुआ है, तो यहाँ हम नीचे 36 लिख लेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये 36 हो गया। और दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ इसका वैल्यू 36 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 68 दिया हुआ है, क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है। तो इस दोनों का आपका वैल्यू 68 है, तो इस तरह से हम यहाँ x का वैल्यू या एक्स वाई का दोनों का गुणनफल निकाल सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 36 को 4 भागों में 7, 5, 3 और 4 के अनुपात में बांटा जाना है तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। तो ऐसा अनुपात में जो भी प्रश्न रहे तो पहले इन सबको आप आपस में जोड़ लें। जैसे 7, 5, 3 और 4, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19, तो 19 कुल है, और 76 को 19 से भाग करेंगे तो आपको क्या आएगा 4, 19 चौके 76। इस तरह से 4 बार में वो कटेगा, और उसके बाद आपको सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ देखें कि सबसे छोटा कौन सा है 3, और आप इसको आप 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12, आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह से अगर सबसे बड़ा पूछा जाता तो आप 7 कहते हैं, और 7 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाता। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर पूरे को 4 भाग में बांटा जाए या 3 भाग में बांटा जाए तो इस सबको जोड़ लें और जितना है उससे भाग कर दें, उससे जो आपको भागफल प्राप्त होगा वो आपको सभी में कॉमन होगा, उसी से आप भाग करके गुना करके आप ये निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 7 गुना को 21 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो जैसे माना कि संख्या x है तो 7x/21 बराबर 5, यानी किसी संख्या को 7 से गुना और 21 से भाग, तो 7 से गुना, x में 7 से गुना आपको करना है, x में आपको 7 से गुना और 21 से भाग, तो 5 प्राप्त होता है, तो इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि जो नीचे है इधर भाग में है, बराबर के इधर आने पर वो गुना में हो जाएगा, और जो गुना में है सो भाग में हो जाता है। इस तरह से 15 उत्तर प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।